Hello students, welcome to class 10th. Today we are doing the remaining chapter of the nationalism in Europe. So in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets. कल तक हमने देखा कि कुछ अपोजिशन मूवमेंट्स जो थे पॉलिटिकल राइट्स के लिए लोग अवेयर होने लगे थे और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लोगों ने मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया था. इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म जो था वो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स के लिए और अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन और जो भी स्टेट ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई की हुई थी इस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट्स के लिए उन सभी को अबॉलिश करने का फैसला किया. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लासेस. 19th सेंचुरी के दौरान ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि सभी मिडिल क्लासेस को एमर्ज किया जाए. Let's take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. German-speaking region जो था उसका अगर उन रीजन्स का देखें तो फर्स्ट हाफ जो था 19th सेंचुरी का उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं. द नेपोलियन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे हैड क्रिएटेड आउट ऑफ द काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. तो जितने भी काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ जितने भी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ थी कन्फेडरेशन की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे काउंटलेस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे. ईच ऑफ दीज पजेस्ड इट्स ओन करेंसी. हर स्टेट ने अपनी ओन करेंसी बनाई हुई थी एंड वेज एंड मेजर्स और अपने अलग अलग वेट्स और मेजर्स बनाए हुए थे. अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स. एक मर्चेंट जो था वो ट्रैवल कर रहा था इन 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग की तरफ अपनी गुड्स को सेल करने के लिए वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स. तो बहुत ही हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग सेल करने के लिए अपनी गुड्स को मर्चेंट को ट्रैवल करना पड़ता था. 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में 11 कस्टम बैरियर्स. तो 11 कस्टम बैरियर्स वहाँ पर बैरियर्स होते थे और पे अ कस्टम ड्यूटी और हर बैरियर पर उन्हें अपने जो प्रोडक्शन था उसका 5% कस्टम ड्यूटी के तौर पर देना पड़ता था. ड्यूटीज़ वर ओफन लेवियाड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. ड्यूटीज़ जो हैं वो ओफनली अकॉर्डिंग यानी वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होती थी. एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स. हर जगह का अपना एक अलग सिस्टम होता था वेट का और मेजर्स का. दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. ये इन्वॉल्व करता था टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन को. द मेजर्स ऑफ क्लोथ का जो मेजरमेंट है फॉर एग्जाम्पल वॉज इले विच वॉज रीजन. ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ. इले जो होता था वो हर रीजन के लिए यानी लेंथ की जो मेजरमेंट है वो भी सबके लिए अलग अलग होती थी. इले का मतलब जो था फ्रैंकफर्ट में वुड यू गेट इले में फ्रैंकफर्ट में आता था 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ. मेंस में आता था 55.1, न्यूरेमबर्ग में 65.6 और फ्रीएबर्ग में आता था 53.5 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से डिफरेंट जो मेजरमेंट थे वो हर जगह सबसे अलग अलग थे. सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स. तो ऐसी कंडीशंस को ऑब्स्टिकल्स माना जाता था टू एक्नॉलेज एक्सचेंज क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो जो भी अलाउइंग करते हैं अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल. लोग चाहते थे कि एक यूनिफाइड सिस्टम बने टेरिटरी का एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी आए. इन 1834 अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वेरियन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशा. 1834 में एक कस्टम्स यूनियन जो था उसको फॉर्म किया गया एट इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स. और उसे ज्वाइन किया गया यानी बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इसे ज्वाइन किया. इस यूनियन कस्टम यूनियन को कहा गया था ज़ोल्वेरियन.
द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स जो थी उन सभी को हटा दिया और बहुत सारे नंबर ऑफ करेंसी जो थी उनको फ्रॉम ओवर 30 to 2, यानी कि जो कि 30 के ऊपर 30 के आसपास जो करेंसीज हुआ करती थी उनको कम करके 2 कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, क्रिएशन जो था नेटवर्क ऑफ रेलवेज का फर्दर स्टिमुलेटेड, वो भी इंक्रीज या मतलब वो भी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में जाता रहता था। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूनिफिकेशन नेशनल यूनिफिकेशन के तौर पर अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्टैंडर्ड, और यहाँ पे जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है उसकी लहर बहुत मजबूत हो गई और नेशनल सेंटिमेंट जो थे वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होने लगे। अ न्यू कंजर्वेटिज्म, अब एक 1815 के बाद यानी वाटरलू का जब वॉर हुआ उसके बाद एक नया कंजर्वेटिज्म जो है वो निकल कर आया। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में जब नेपोलियन को डिफीट मिली, यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थी उन सभी में कंजर्वेटिज्म यानी उदारवाद की एक भावना आई। कंजर्वेटिव ये चाहते थे या ऐसा बिलीव करते थे कि एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटी, जैसे कि जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के, जैसे मोनार्की है, चर्च है, सोशल हायरार्की है, प्रॉपर्टी है, फैमिली शुड बी प्रिजर्व, ये सब इन सभी को संरक्षित किया जाना चाहिए। ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज, ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो प्री रिवॉल्यूशनरी डेज को वापस से लौटाना नहीं चाहते थे। रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया कि जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन, तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी अच्छे से मॉडर्नाइज कर सकता है, स्ट्रेंथ उसकी काफ़ी अच्छे से बना सकता है। तो इस तरीके से इट कुड मेक, इस तरीके से इसको क्या बनाया जा सकता है, स्टेट को मोर इफेक्टिव और मोर पावरफुल बनाया जा सकता है। अब मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनामिक इकोनॉमी यानी काफ़ी अच्छी और एक मूवेबल इकोनॉमी जो है, अबॉलिशन ऑफ फेड्यूलिज्म, और जिसमें अगर फेड्यूलिज्म और सर्फ नौकरशाही का यानी कुड स्ट्रेंथन, सर्फडम को अबॉलिश कर दिया जाए जिससे कि ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो है यूरोप में क्या हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए और बहुत मजबूत हो जाए। 1815 में जो यूरोपियन पावर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे कि अपने यहाँ पर यूरोपियन पावर का रिप्रेजेंटेटिव कौन, ब्रिटेन था, रशिया और प्रशिया और ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, मेट एट वियना, ये सभी वियना में मिले, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, यूरोप के सेटलमेंट को बनाने के लिए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, कांग्रेस जो थी उसको होस्ट किया ड्यूक मैटरनिक ने, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, डेलीगेट्स ने ट्रीटी ऑफ वियना यानी वियना की ट्रीटी 1815 की उसको ड्रॉप किया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस, किस ऑब्जेक्ट के थ्रू, most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars, जो कि नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम में जो भी चेंजेस आए थे उन सभी को के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस ट्रीटी को किया गया। द बर्बन डायनेस्टी जो थी विच हैड बीन डिस्पोज्ड, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में ख़त्म हो चुकी थी, उसे वापस से पावर में लाया जाए। एंड द फ्रेंच लॉस्ट हिज टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स अंडर नेपोलियन, और उन सभी रियासतों को भी वापस से रिस्टोर किया जाए जो नेपोलियन के अंडर में फ्रांस ने अपनी रियासतें खो दी थी या अपनी जो जगह खो दी थी। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन, स्टेट की जो सीरीज है वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज, वर सेटअप जो कि सेटअप की गई बाउंड्रीज जिनकी टू ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन, जिससे फ्रांस जो है वो नहीं रोक पाए फ्यूचर में किसी भी जगह को एंड किसी भी आक्रमण को।
Thus the kingdom of the Netherlands, किंगडम जो था नीदरलैंड का, which included बेल्जियम, उसने बेल्जियम को इंक्लूड कर लिया और सेटअप नॉर्थ में जो सेटअप किया, जेनेवा वॉज एडेड टू पीडमांट इन साउथ, और जेनेवा जो था उसको ऐड किया गया पीडमांट साउथ में। प्रशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स में इन्होंने नई नई जो टेरिटरीज थी उनको इम्प्रूव किया। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया, बट नॉर्दर्न इटली का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, लेकिन जो नेपोलियन ने सेटअप किए थे 39 स्टेट्स उनको अभी अनटच्ड ही छोड़ दिया गया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रशा वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, तो ईस्ट में रशिया जो था उसको रशिया को पार्ट दिया गया पोलैंड का, और जबकि प्रशिया को पार्ट दिया गया सेक्सोनी का पोर्शन। एंड the main intention was to restore the monarchy that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। तो मेन जो पावर्स थी, मेन जो इंटेंशन थी, टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो कि नेपोलियन के थ्रू ओवरथ्रोन की गई, क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, जिसमें एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लगाया गया। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, कंजर्वेटिव रिजाइम्स का सेटअप किया गया 1815 में, जो कि ऑटोक्रेटिक बना। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, उसमें क्रिटिसिज्म यानी कि अपनी आलोचना वगैरह, अपनी बुराइयाँ, कर्ब एक्टिविटीज़ उसमें लगा दी गई, क्वेश्चंस उन्हें बर्दाश्त नहीं थे, और सभी जगह पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को कर दिया गया स्टार्ट। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, books, plays and songs reflected the ideas of liberty and freedom। तो ये जितने भी आइडियाज थे लिबर्टी और फ्रीडम के, इन सभी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ एसोसिएट कर दिया गया। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की जो मेमोरीज थी उनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ इंस्पायर किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबरल्स को उसने काफ़ी इंस्पायर किया। वन ऑफ द मेजर इशूज़ taken up by the liberal nationalist who criticized the new conservative order, जिसमें नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया जाने लगा और फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी क्रिटिसाइज किया गया। ये जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर था, जो कि था फ्रीडम ऑफ प्रेस, की प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि प्रेस को जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक कोई भी देश जो है वो आज़ाद नहीं कहला सकता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी टुमारो, that is the revolutionaries। So thank you, have a nice day। The revolutionary we will study in the next video।